हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी ए से ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए बिना लेट के वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी ए है तो बिल्कुल वीडियो को विदाउट स्किप कंप्लीट देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक आइडिया भी मिलेगा कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है। चलिए बिना लेट के क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन में। सबसे पहले आपको हिंदी में आपको पैसेज देखने को मिलेगा, सबको पता है। अगर हम लोग पैसेज को पढ़ लेंगे तो यहाँ से हम लोग सवाल जो 1 से 5 तक का उसका जवाब यहीं से ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले पैसेज को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहस मनुष्य की पहली पहचान होती है। आप पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि यहीं से सवाल बनने वाले हैं। आगे बताया वह बात इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो साहस व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, साहस मनुष्य की पहली पहचान क्या होता है, वो किसी चीज़ का चिंता नहीं करते हैं। ठीक है। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीवन का काम है। यानी कि साधारण जीवन का काम जो अड़ोस पड़ोस को देखकर चलता है उस किसका काम है, साधारण जीवन का। तो यहीं से क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी से करते हैं और ना अपनी चाल की ओर पड़ोसी की चाल देखकर बंधित बनाते हैं। यानी कि बोल रहा है कि जितने भी आदमी क्रांति का अर्थ होता है बदलाव जो लाते हैं, वो किसी को देख कर नहीं करते बल्कि वो जुनून जज्बे के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ते। तो देखते हैं हम लोग पैराग्राफ में क्वेश्चन क्या, और यहीं से हम लोग क्वेश्चन का जवाब भी ढूंढेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को देखिए क्या है, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। तो यहाँ पर लिखा है साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है, जीवन होती है, ज़िंदगी होती है। थोड़ा पैराग्राफ में आ जाइए। पैराग्राफ में आने के बाद आपको दिखा देते हैं कैसे आपको आंसर खोजना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साहस की ज़िंदगी। जी हाँ, आप पैराग्राफ को देखिए, साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। आगे ना ज़िंदगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़िंदगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा ए का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जनमत की उपेक्षा करने वाले यानी कि जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले व्यक्ति दुनिया की असली क्या होती है, तो ताकत होती है, जीवन होती है, हिम्मत होती है, सिफत होती है। तो आपको यहाँ से भी आप पैराग्राफ थोड़ा देख लीजिए, जहाँ पर जनमत वहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए। जनमत की उपेक्षा, जी हाँ आप देखिए यहाँ पर सवाल पैराग्राफ देखिए, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा असली ताकत। थोड़ा ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आराम से आप जवाब दे दीजिए। हम पैराग्राफ को डायरेक्ट पढ़ के आपको सवाल का जवाब यहाँ से आपको दिखा देंगे। तो जल्दी जल्दी हम वीडियो बनाने का प्रयास करते, बोलने का प्रयास करते हैं। तो आप थोड़ा सा पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताकत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि किसी के बारे में चिंता नहीं करता है और साहस व्यक्ति का पहचान है। जी हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइए कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, जनमत शब्द कौन समास है, जनमत है ना, जनमत कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। आपको समास क्लास में पढ़ाया गया विथ ट्रिक्स के माध्यम से, तो बिल्कुल आप गलती नहीं करना इसमें। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना किसका काम है, भी जस्ट पहले साधारण व्यक्ति का, असाधारण व्यक्ति का। 2 विकल्प है, आपको 4 विकल्प जिनमें से आपको 2 विकल्प चुनना है। तो अड़ोस पड़ोस काम किसका है, सिंपल आदमी का है, तो साधारण व्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए अब बिना लेट के हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन किए। सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़िए, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर कर नंदन किसका जीवन हंसी खुशी है, इस दुनिया में रहकर बीता सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। अब आगे थोड़ा पैराग्राफ को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और आप अच्छे से थोड़ा पैराग्राफ को पढ़िए, फिर हम लोग सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है, किसने रोज चमकाते तारे कितने रह गिर जाते, हंसता शशि भी छिप जाती जब सावन घर गिर जाते। आपको यहाँ बोल रहा है जब सावन घन घिर आते हैं, उगता ढलता सूरज जिसका साक्षी नील गगन, गगन बोलते हैं आसमान, बादल को है ना, आसमान को यानी कि आसमान को छूने वाली वे ऊंची ऊंची मीनारें मिट्टी में मिल जाती है वे। आगे थोड़ा देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, दूर तलक धरती की गाथा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़े थे पहले, ऊंचे ऊंचे मीनारे मिट्टी में मिल जाते हुए छिन जाते सभी सहारे। आगे देखिए, दूर तलक धरती के गाथे मौन
मुखर करता कन कन। अब यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा, पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, हम थोड़ा फास्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। हंस लो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या है, चंदन है, वंदन है, कर नंदन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर नंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पैराग्राफ में भी जस्ट पहले पढ़े हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दूर तलक किसकी गाथा है, दूर तलक किसकी गाथा है, आकाश का, झरना का, सागर का, धरती का। आपको जल्दी से बता देना दूर तलक किसकी गाथा है। यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ में भी पढ़ चुके हैं। जी हाँ, पैराग्राफ में आपको जस्ट आपको दिखाते हैं दूर तलक किसकी गाथा है, अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े ना, तो आपको यहीं से सारा सवाल का जवाब ढूंढना है, दूर तलक किसकी गाथा है। देखिए चलिए आप पैराग्राफ पे आ जाइए, दूर तलक धरती की गाता है, तो धरती इसका सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, दूर तलक किसकी गाता है, धरती की गाता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना में धरती दिया है, वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, धरती का, 7 का 4। 8 नंबर में देखिए, नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नील गगन। जी हाँ, गगन को नीलांबर भी कहा जाता है, तो इसका एक अर्थ होता है नीलांबर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 में क्या पूछा है, खिलता फूल क्या हो जाता है, खिलता फूल अम्लान हो जाता है, म्लान हो जाता है। तो हम पैराग्राफ में पढ़े म्लान हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। जी हाँ, जब सावन घन गिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े, जल्दी से आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए, तब तक हम नीचे आपको स्क्रॉल करके पैराग्राफ दिखा देते हैं। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स भर दिए हैं कमेंट से। तो जब सावन घिर आते, जब हंसता सस्सी भी छिप जाती है, हंसता सस्सी भी छिप जाती है, जब सावन घन घिर आते। आई होप कि आप समझ गए और आंसर भी दे दिए होंगे। तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं, अब तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा, आंसर बिल्कुल आपको देना ही पड़ेगा। 10 नंबर में देखिए क्या है, जब सावन घिर आते हैं तो कौन छिप जाता है, सस्सी छिप जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब व्याकरण पे आते हैं। व्याकरण खंड ख में व्याकरण है, निम्न में से कौन सा अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पहचानने का तरीका बताए थे। अगर आपको 2 सवाल पूछना है, क्या पूछना है और किसको पूछना है, अगर दोनों का जवाब मिल जाएगा, क्या और किसको, जवाब मिल जाने से होगा सकर्मक, अगर दोनों का जवाब नहीं मिल रहा है तो होगा अकर्मक। तो सबसे फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है, बच्चा खेल रहा है, क्या रहा है, खेल रहा है, किसको रहा है, खेल को रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो यही हमारा अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगर दोनों मैच नहीं हो रहा है तो अकर्मक क्रिया है। थोड़ा हम चेक करके दिखा दें, वह पुस्तक पढ़ रहा है, क्या रहा है, पढ़ रहा है, किसको रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो दोनों मैच हो रहा है ना, तो ये सकर्मक, ये सभी सकर्मक। आई होप कि आप क्लास आएँ और आप हर चीज़ों को आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, तो हर चीज़ आपको सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, निम्न में से कौन सा सकर्मक क्रिया है। जी हाँ, सकर्मक क्रिया, 2 सवाल पूछना है, क्या पूछना है और किसको पूछना है, दोनों अगर जवाब मिल जाएगा क्या और किसको, तो समझ लेंगे हम लोग सकर्मक है। मैं खेल रहा हूँ, क्या रहा हूँ, खेल रहा हूँ, किसको रहा हूँ, मैच नहीं हो रहा है, अकर्मक है। वह पढ़ रहा है, क्या रहा है, पढ़ रहा है, किसको रहा है, पढ़ को रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी अकर्मक है। आगे देखिए, नेक्स्ट वह रोटी खा रही है, क्या रही है, खा रही है, किसको रही है, रोटी को खा रही है, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, तो दूसरा क्या होता है, याद रखना, गुरु को हम लोग शिक्षक भी कहते हैं, तो दूसरा अर्थ होता है इसका भारी, ऑप्शन नंबर 4 जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल इसका सही आंसर होगा भारी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनिकार्थी शब्द नहीं है, श्वेत का अनिकार्थी शब्द नहीं है बोला है, तो हम लोग देखें, सफ़ेदी भी बोलते हैं, उजाला भी बोलते हैं और सफ़ेद भी बोलते हैं, ये सब इसका अर्थ है, कौन सा नहीं है, श्याम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। जितने बच्चों ने चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। आजीवन कौन सा समास है, जीवन के आगे आ लग गया, जब भी कोई शब्द के आगे अगर जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं अवयवी भाव समास, तो इसका सही अंश जीवन। अब देखिए यहाँ पर जीवन है, जीवन के आगे आ गया तो हो गया आजीवन, तो आ आया, यही है अवयव, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर 2। जितने बच्चों ने चुने आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना, रचना के आधार पर कितने वाक्य के भेद है, जल्दी से आप बताइए, 1 2 3 4 5 कितना है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम क्लास में पढ़ा चुके हैं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास में पढ़ाया गया। आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बताएं सर जी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3, रचना के आधार पर। जी हाँ, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं, 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर, अभाव हो रहा है ना, कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी इच्छा। जब कोई
दूसरा सेंटेंस पहला सेंटेंस का अभाव करेगा ना, दूसरा सेंटेंस पहला सेंटेंस का अभाव जब भी होगा तो समझ लेना वो मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कितने मर्तबा ना जाने ये सब क्लास में पूछ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। पिताजी के द्वारा, किसके द्वारा? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो इसमें कौन सा द्वारा जहां आ गया हो जाएगा कर्मवाची। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विद्यालय घर के, अब सही अवयव को चुने। विद्यालय घर के निकट है, विद्यालय घर के दूर है, दूरी है, सटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय घर के निकट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको जल्दी से जवाब देना। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सेम वाक्य पढ़े थे ना 3 प्रकार, तो वाच्य भी थोड़ा जल्दी से कमेंट बॉक्स बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए कितने बच्चों ने चुने? बिल्कुल आप सही जवाब दिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट आपको ये गद्यांश पढ़ना है और जवाब देना है सवाल का। तो फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। जी हाँ, फसल किसका जादू है? नदी के पानी का जादू है। आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़िए। वह हाथों के स्पर्श के महिमा है। हाथों के स्पर्श की क्या है? महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, और मिट्टी का गुणधर्म है रूपांतरण है सूरज की किरणों का। तो सारा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। अब उपयुक्त यहाँ से आपको जवाब देना। जो आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें तो बिल्कुल आपको बता देना। फसल पाठ को किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, फिर नागार्जुन ने लिखा है। जहाँ फसल का बात आएगा हमारे नागार्जुन जी आएगा। ऑप्शन नंबर 2। जितने बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बताएं। अब मन लगा के पढ़ रहे हैं और इसी तरह पढ़िए, तब जाकर के फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपका 400 प्लस नंबर आ सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं 80 प्लस नंबर, है ना। आप देखिए, फसल किसका जादू है? अब यहाँ पर सवाल पूछा है, हवाओं को थिरकन का, नदियों के पानी का। अभी जस्ट हम लोग पढ़े। फसल किसका जादू है? जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स बता देना, इतना लेट नहीं होना चाहिए। फसल किसका जादू है? नदी के पानी का। जितने बच्चों ने नदी के पानी बताया आप बिल्कुल सही जवाब दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाए। 23 नंबर पे क्या पूछा है? फसल किसका गुणधर्म है? फसल किसका गुणधर्म है? मिश्रित मिट्टी का। लेट नहीं करेंगे, आपको ये पैराग्राफ पढ़कर हम सुना दिए हैं। 24 नंबर देखिए, फसल किसका रूपांतरण है? जी हाँ, किसानों के हाथ का, नदी के जल का, सूरज की किरणों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरज की किरणों का रूपांतरण है। सूरज की किरणों का रूपांतरण है। आई होप कि आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरदास की काव्य भाषा है अवधी, खड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा। तो इसका सही आंसर आपको जल्दी से बता देना है। देखते हैं कितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 चुने, और बिल्कुल आप ब्रज भाषा सही जवाब दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16 क्वेश्चन नंबर 26 से, गोपी ने किसे भाग्यवान कहा? जी हाँ, जो श्री कृष्ण थे, गोपियों को छोड़कर चल गए थे। जो गोपियाँ लोग बताते हैं ना कि श्री कृष्ण राजनीति की पढ़ाई कर लिए और हम लोग का मन को चुरा कर ले गए। तो सवाल भी बन सकता है कि क्या चुरा कर ले गए? तो मन को चुरा कर ले गए। और जो इसका संदेश लेकर आए थे, योग संदेश कौन लेकर आए थे? उद्धव। तो कृष्ण के पास रहते हुए कृष्ण का नहीं हो पाया, तो गोपियों ने बोला किसे भाग्यवान है? तो उद्धव को बोले। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्धव को बोले थे, गोपियों ने उद्धव को बोले थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, उत्साह कविता। जी हाँ, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा था? किसी गरजने का काम किसको है? आकाश को, आंधी को, सागर को, बादल को। जल्दी से आपको बता देना, जल्दी से आपको बता देना। हर बच्चे बादल गरजते हुए सुना होगा, देखा होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बादल को गरजने बोले थे। विकल विकल उन्नम थे, उन्मन पंक्ति में किस कविता के है? जल्दी से आप बता दीजिए। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता का? देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल अभी तक जवाब भी दे दिए। तो देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने चुना 28 का। विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता के? उत्साह कविता का। जी हाँ, उत्साह कविता। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुना बिल्कुल आप सही जवाब दें। आगे बढ़ते बिना लेट के अब पैराग्राफ पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे और आगे का जवाब भी ढूंढेंगे। हवलदार साहब ने पान वाले द्वारा। हवलदार साहब और पान वाले का बात आ गई तो जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए किस पार्ट से लिया गया कहानी, किस पार्ट का ये पैराग्राफ है। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बताएं, तब तक हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। देशभक्त इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगा। यानी कि हवलदार साहब जब पान वाले के पास गया तो उसने देशभक्त का ऐसा मजाक उड़ाने की पान वाले के मजाक उड़ाया, जो एक बूढ़ा लंगड़ा आदमी था ना। अब यहाँ बोला है, मुड़कर देखो अवाक रह गए एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस के टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब वह एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा
था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इस कैप्टन यानी कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है। तो याद रखना कैप्टन चश्मा वाले कैप्टन थे जो चश्मा बेचा करते थे। और ये हमारे सोनी प्रकाश जी ने लिखा है। जो नेताजी का चश्मा, पाठ का नाम क्या है, नेताजी का चश्मा, और लिखने वाला का नाम क्या है, लेखक का नाम कवि का नाम है सोनी प्रकाश। आई होप कि सभी बच्चे जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। तो चलिए इसका आंसर थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन आंसर में क्या पूछा गया है उसका जवाब ढूंढते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश, देखिए सवाल पूछ दिया ना, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, सोनी प्रकाश। किसने लिखा, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, सोनी प्रकाश, यशपाल रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बता देते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कितने बच्चों ने अभी तक जवाब भी दे। तो जितने बच्चों ने बिल्कुल सोनी प्रकाश बताएं बिल्कुल आप सही जवाब दें। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। जी हाँ, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, जो पान वाले ने चश्मे कैप्टन चश्मा के बारे में मजाक उड़ाया, देशभक्त का मजाक उड़ाया। तो पान वाले के द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाएगा, ये अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए ये है ना, अभी हम लोग जस्ट पैराग्राफ में देखने को मिल गया है। आगे देखते हैं, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा कौन था, हवलदार साहब कैप्टन, पान वाला लेखक। तो इसका पता होना चाहिए, वो चश्मे वाला थे। जी हाँ, कैप्टन कौन थे, कैप्टन चश्मा बेचा करते थे। और पान वाला वो चौराहे में पान बेचा करते थे, वो हमेशा अपने मुंह में पान ठुसे रखते थे और कैप्टन के बारे में उल्टा सीधा बातें करते थे। तो याद रखिए कैप्टन कौन थे, चश्मा वाले थे। आई होप कि आप समझ गए, कैप्टन पान वाले नहीं थे, कैप्टन चश्मा वाले थे। ठीक है, आगे देखिए कैप्टन का क्या काम था। कैप्टन क्या काम करते थे, फेरी बेचते थे, फल बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, सब्जी, चश्मा। तो फेरी में वो चश्मा बेचते थे, फेरी का काम करते थे, यानी कि फेरी करते थे किस चीज़ का, चश्मे का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चश्मा बेचते थे। और नेताजी का मूर्ति पर इसने चश्मा बदल देते थे। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बाल गंगाधर भगत किस प्रकार का पाठ है, कहानी है, रेखा चित्र है। तो इसका रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर बी, बिना लेट के आपको जवाब दे देना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बाल गोविंद भगत किस कद के थे, लंबे थे, नाटे, ठिठने, मंझले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंझले थे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना लेट के क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए, बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे, कबीरदास को, तुलसी को, रेदस को एंड तुलसीदास को। तो जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना, क्योंकि ये सवाल आपको पढ़ाया गया क्लास में। तो बाल गोविंद भगत का जो एक ही बेटा था वो था सुस्त बोधा। जब उसका बेटा मर जाते हैं तो उसके जो है ना पुतो जो होते हैं उसको जाने को बोलते हैं और दूसरा शादी करने को बोलते हैं ना। तो बाल गोविंद भगत कबीरदास को साहब मानते। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 देखिए, जी हाँ 36 पे हम लोग आ गए, बहुत ही जल्दी 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बाल गंगाधर भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो याद रखना बाल गंगाधर की संगीत का साधना चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया, जिस दिन उसका बेटा मर गया था। इसका सही आंसर होगा जिस दिन उसका बेटा मर गया। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं आप झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि इतने बच्चे इतने डिस्ट्रिक्ट जिले से देख रहे हैं। तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 37 से 40 तक यहाँ से हम लोग को सवाल का आंसर ढूंढना है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देते हैं। ये आपको पता होगा, मैया का जहाँ पर वर्ड उपयोग किया गया हम लोग पकड़ लेंगे, माता की आंचल पाठ का है, माता की आंचल। इसको लिखा किसने, शिव पूजन सहाय ने। जी हाँ, जल्दी से आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना। शिव पूजन सहाय के पिताजी इसको प्यार से क्या बोलते थे, जल्दी से बता दे, भोलानाथ, भोलानाथ बोलते थे, है ना। हम रोने लगते थे, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, जब उसके मम्मी मारते थे रोने लगते थे, पर वह हमारे सिर में तेल मौत कर, यानी कि सिर पर तेल मौत करने बोत कर हमें उबटन ही छोड़ती, फिर हमारी नाभि को लीलार और काजल की बिंदी लगाकर छोड़ती है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पर काजल लगाती है, भी सवाल बन जाएगा। इसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देते, हम खांसे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। किसके गोद में, बाबूजी के गोद में। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आपको पूछा गया 37 में प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो आपको पता है अभी जस्ट हम लोग माता का आंचल पाठ का है और लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय है। आगे बढ़ते हैं बिना लेट के, नेक्स्ट देखिए 38। जी हाँ, कड़वा तेल
यानी कि किसे कहते हैं? करेंज तेल, नारियल तेल, सीसी तेल, सरसों तेल। तो बच्चा बच्चा को पता है सरसों का तेल को कड़वा तेल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हो, लेखक की माँ काजल कहाँ लगा देते थे? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। नाभि और लीरार में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आ गए। लास्ट वन क्वेश्चन है। अभी तक जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो लाइक नहीं किए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए पहले, उसके बाद बिल्कुल आपको इसका जवाब देना है। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते से बाहर निकलते थे? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना। बाबूजी की गोद में, नौकर की गोद में, माँ की गोद में, दादाजी की गोद में। जल्दी से आप नीचे कमेंट बॉक्स बताइए किसकी गोद में। तो 40 का जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए चुने बिल्कुल आप सही जवाब दिए हैं। तो थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स बताइए 40 में आप कितने जवाब दिए हैं, थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स बताइए। और जितने बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव 30 नंबर और सब्जेक्टिव 50 नंबर का होने वाला है। तो 30 में से आपको 30 नंबर लाना है। अगर आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, क्लास रेगुलर आ रहे हैं, तो 30 में आप 30 बिल्कुल ले आएंगे बहुत आसानी से। तो चलिए, आई होप कि आप इसी तरह मन लगा के डेली पढ़ेंगे। तो आज के लिए क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।